नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा ही आपको पता है कि कल रात में भयंकर हलचल रही और जूनियर वैकेंसी हो चुकी है कन्फर्म, लेकिन इसका अभी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। तो मैं जितने भी साथी हैं उनके बहन भाई जो भी जूनियर एडिट में होना चाहते तो वेट करें 12, 13, 14 तारीख तक का, क्योंकि 14 तक तो सरकार कोई ना कल हलचल दिखेगी जब तक अखबार में नहीं निकलती। यदि आज के अखबार में आ जाती है, अभी मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ उपलब्ध नहीं होता है यदि अखबार में आता है तो ये मान के चलो कि होता है, क्योंकि एक बात हजम नहीं हो रही कि बिना साइकोलॉजी के सुपरटेट करवा कैसे सकते हैं। फिलहाल वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए सभी भाई बहन जिनके भी जो लोग जुड़े हैं उनसे कहें कि के सक्सेस सबसे जुड़ जाएं। और यदि वैकेंसी कंफर्म होती है तो मैथ साइंस का पूरा सिलेबस यहाँ से दिया जाएगा। मैथ साइंस का पूरा सिलेबस कराया सिर्फ मैथ और साइंस का ही जाएगा, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का नहीं। मतलब साइंस ग्रुप के बंदे आराम से जोड़ सकते हैं, संस्कृत हो रही जितनी हो उतनी पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बैच नहीं होगा। चलें, हम अपना डीएलएड के मैथ के लिए यहाँ हुए हैं हाजिर। और डीएलएड वाले 2019 के कोई चिंता ना करें, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप लोग वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकते। स्पष्ट रूप में वैकेंसी में शामिल वही हो सकता है जिसके पास जूनियर का सीटेट हो या टीईटी हो, वही शामिल हो सकता हो जिनकी कंप्लीट हो। अभी आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ तो आप लोग अपना सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करें। और आपके लिए एक खुशखबरी सूत्रों के द्वारा कि जो वैकेंसी प्राइमरी में आनी है वो आप लोगों की होनी है, आप लोग शामिल होंगे, क्योंकि वो वैकेंसी आनी अगस्त आपके 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आए हम चर्चा करते हैं। आज हमें बात करनी है वृत्त की। और आज दोस्तों वृत्त जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें बचपन वाली याद आनी चाहिए, सर्किट। एक एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करा दूंगा कि कैसे होगा सर्किट। वृत्त क्या होता है? देखिए दोस्तों, आज तक हम जो पढ़ते रहे हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, एक ही चाप के द्वारा बने कोण, परिधि पे बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के द्वारा केंद्र में बना कोण और परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन हमसे यहाँ से बीटीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बेसिक चीजें बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं और बेसिक ही आप करें। और आज शाम को 100% मैथ की टीईटी वाली क्लास होगी प्रीवियस ईयर की, तो आप सभी लोग को मेरे लिए जुड़ना है। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो यहाँ मैं आपको डीएलएड में पढ़ा रहा हूँ ना, वह क्वेश्चन सीधे सीधे एज इट इज रखे, चाहे करनी क्यों हो, चाहे सादा ब्याज की चक्रवृद्धि, सीधे सीधे एज इट इज क्वेश्चन रखे हैं। तो आप सभी को आज सायंकालीन बेला में 8 पे जुड़ना ही जुड़ना है। यदि नहीं जुड़े तो हम समझेंगे मेरी बात का कोई महत्व ही नहीं है। आप लोगों के लिए जुड़ना है, आज मेरे लिए जुड़ना है। बस आप देखना कि जितना पढ़ाया है मैंने यहां इस क्लासेस में वो सारा आया है कि नहीं आया। सर्किट, वृत्त क्या है? देखिए, वृत्त एक गोला है, गोल चक्र है। क्या है? गोल चक्र है। इसका एक निश्चित बिंदु इसके मध्य में होता है जिसे सेंटर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र, और ये जो चारों तरफ की एक गोला होता है इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। सारी चीजों की हम परिभाषा लिखाएंगे। और ये केंद्र से, जो केंद्र है, इस केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये जो केंद्र है ना, इससे परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। समझ गए होंगे त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, केंद्र क्या है? सेंटर, केंद्र, रेडियस। ठीक है, आगे देखें। आगे हम देखते हैं, अब हम इनकी परिभाषाएं लिखते हैं। केंद्र की परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे। पहले तो हम केंद्र की परिभाषा पूछ ली जा सकती है आपसे कि व्हाट इज सेंटर। सेंटर क्या है? तो आप लिखिए निश्चित बिंदु, वृत्त का एक निश्चित बिंदु होगा। कैसे होगा? इस बिंदु पे आप खड़े हो जाइए, हम आपको बता रहे हैं आप कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप एक ऐसे हाथ में लीजिए रस्सी और उसमें बांधिए एक पत्थर और उसको यूं यूं घुमाइए। तो जब आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे यहां से चारों तरफ एक गोल चक्र बनाएंगे आप। और जो चक्र बनेगा तो देखिए उसकी चारों तरफ की जो रेखाएं, परिधि जिसे बोलते हैं, उसकी और इस बिंदु से समान दूरी होगी। यही एक निश्चित बिंदु होगा जहां से आप घुमा रहे होंगे। तो निश्चित बिंदु को, निश्चित बिंदु को, ये एससीईआरटी ने डेफिनेशन दी है, मैं इतना बता रहा हूं। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का
केंद्र कहते हैं। अब आपकी कंपटीशन की बुकें चाहे जो लिखते रहे उसका हमें तर्क ना दे, मैं एससीईआरटी से पढ़ाता हूँ क्योंकि डीएलएड में एससीईआरटी मान्य होता है, ठीक है, और पीएनपी है भैया। तो केंद्र क्या होता है, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब उसके बाद त्रिज्या। अब त्रिज्या की परिभाषा मैं आपको लिखवा सकता हूं कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, लेकिन जो त्रिज्या की परिभाषा आपकी एससीईआरटी की बुक्स में दी है उसको देखते हैं। निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या इसी को आप लिख लीजिए दूसरी परिभाषा, वृत्त के केंद्र व परिधि के बीच की दूरी के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मतलब केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती। इसी को बच्चों के हिसाब से एससीईआरटी ने लिख दिया भाई कि निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी, चाहे यहां चले जाएं, चाहे यहां चले जाएं, चाहे यहां चले जाएं, चाहे यहां चले जाएं, चाहे यहां 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 आप कहीं भी चले जाएं, ये सारी त्रिज्या होती हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं तो आपका आंसर होना चाहिए वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। इतनी कोई कंफर्म नहीं कह सकते आप एक त्रिज्या होती, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। तो हमने त्रिज्या भी पढ़ ली, केंद्र भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं वृत्त का व्यास, व्हाट इज डायमीटर। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास, डायमीटर क्या हो जाएगा, डायामीटर। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह बड़ी रेखा, वह बड़ी से बड़ी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, वह बड़ी से बड़ी, जीवा लिख लीजिए आप भाई, जीवा लिखिए, जीवा शब्द, जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब देखिएगा, अब व्यास क्या हो गया, व्यास हो गया दोस्तों। इस चित्र को हम करते हैं साफ। ये आप चित्र बनाएंगे इसके नीचे व्यास का, यूं आप हर के नीचे व्यास का चित्र यूं बनाएंगे और ये केंद्र देखेंगे। अब एक बिंदु को हम मिलाते हैं वृत्त के दूसरे बिंदु से, तो देखिए केंद्र से होकर जा रही है सबसे। हम एक बिंदु, यहाँ P बिंदु था, Q को मिला दिया, PQ हमारा व्यास हो गया, सेंटर वो है। हमने मिलाया बिंदु M को बिंदु N से, ये भी हमारा क्या हो गया, व्यास। हमने मिलाया बिंदु C को बिंदु D से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास। केंद्र से होकर जा रही, गलती से केंद्र से होकर ना गुजरेगी तो वह व्यास नहीं होगी। इतनी चीज को आप याद रखना। चले आगे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, अब ये जीवा जीवा सर हर बार कह रहे हैं क्या है, तो इसको भी हम बताएंगे कि जीवा क्या है, लेकिन पहले आप जानिए कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। डायग्राम बना लीजिएगा। त्रिज्या में आपको ऐसे चित्र बनाना है और ये आप त्रिज्या का भी डायग्राम बनाएंगे। केंद्र अकेले के लिए आप यूं करके इसको लिख लेंगे सेंटर। एक एक चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब हम कुछ और तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। चलिए, अभी तो स्टार्टिंग हुई है और ये जो सर्कल वाला टॉपिक है ये आपका कम से कम 4 से 5 लेक्चर में जाएगा और हम एक एक चीजों को क्लियर कर देंगे। आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब यहां से हमें कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। चलें चित्र बनाएं आप।
ये आपका केंद्र है, ठीक है। अभी परिधि की परिभाषा रहेगी, चले परिधि लिखें अपन, परिधि सरकमफ्रेंस की परिभाषा और लिखें। वृत्ताकार घेरे की माप को परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। वृत्ताकार घेरे की माप को परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये जो वृत्ताकार घेरा है, इसकी जो ये चारों तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो आप ऐसे लिख लेंगे और इस पर एक डार्क पेन चला लेंगे अपना, कुछ किसी से अगर आपने ब्लू से बनाया है तो उस पर ब्लैक का ऐसे क्या कर देंगे, ताकि अपन को पढ़ते समय समझ में आए कि जो वृत्ताकार घेरे की माप होती है उसे हम परिधि कहते हैं। इन सभी के फॉर्मूले हैं, मैं अभी फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा। अब चलें, अब यहां से हम फिर एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम है और ये हमारा सेंटर है। यहां से हमने ये त्रिज्या खींच दी, त्रिज्या का नाम ओपी है। तो हम लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी। क्या की आधी होगी? व्यास की आधी होगी। अगर हम वृत्त का व्यास लिखें, वृत्त का व्यास, तो सूत्र हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। ये सारे फॉर्मूले लिखते जाने, इन पर भी सवाल कराए जाएंगे, फिर आप रोएंगे अरे ये सवाल कैसे हो गया। अगर आपसे यहां पर लिखवाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ ले कि वृत्त की परिधि बताइए, वृत्त की परिधि आप कैसे निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r। क्या होगी? 2 पाई r। और दूसरा अगर आपसे पूछ ले वृत्त की परिधि, तो दूसरा फॉर्मूला भी देख लीजिए दोस्तों, पाई d। अब यहां से d क्या हो गया? d फॉर व्यास, डायमीटर, तो व्यास, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई d लिख लिया, यहां लिख लीजिए दूसरा फॉर्मूला, पाई गुणा वृत्त का व्यास। अब ये कोई जादू नहीं कर दिया सर ने, देखो 2r ही तो क्या होता है? व्यास। त्रिज्या को अपन r से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यास को अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन फॉर्मूलों को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर d/2, इसको ऐसा लिख सकते हैं d बराबर 2r। तो यहाँ 2r को ही हमने व्यास लिख दिया, पाई d लिख दिया। तो ये सारे फॉर्मूले फिर से एक बार सुन लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं पालना है किसी को भी। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। और वृत्त की परिधि बराबर पाई d। दोस्तों मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि यदि आपको वास्तविकता लग रहा है कि सर बेसिक से पढ़ा रहे, तो जिन लोगों को मैथ नहीं आती ना यार, उन्हें एक बार कह दो भाई साहब पढ़ लो अपने परिवार से, पढ़ लो अपने परिवार से, बिल्कुल बेसिक सिखा रहे हैं। ये चीजें कोई नहीं पढ़ाने वाला, सीधा लोग आते हैं और चलिए ये करिएगा। मैं आपका बेसिक फंडे क्लियर करा रहा हूं, आपको अभी एहसास नहीं होगा, लेकिन लिख के दे रहा हूं कि जिस दिन आप टीईटी की मैथ्स करेंगे ना, तो उस समय अरे मैंने तो सर की मैथ की क्लास भी नहीं पढ़ी थी, शाम वाली मैथ कहां से बन रही, याद आएगा कि सेकंड सेमेस्टर की मैथ सर ने पूरी पढ़ाई थी एक एक करके, थर्ड की पढ़ा रहे हो, फोर्थ की पढ़ा है, तो टीईटी की भी कंप्लीट होती जाए। बस कुछ पढ़ना पड़ता वहां कंपटीशन लेवल का हल्का सा। चलें, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके लिए। अभी तो हाँ ये थ्योरी बहुत चलेगी, थ्योरी सबसे ज्यादा है इन टॉपिक्स में, और थ्योरी के बिना तो कुछ चलने वाला है ही नहीं। अब एक चीज होती है, जैसे कि ये वृत्त है हमारा, ठीक है, ये केंद्र है O। अब यहां हमने कोई बिंदु M लिया, N लिया, P लिया, C लिया, D लिया, Q लिया, और यहां P ले लिया, यहां A ले लिया, यहां B ले लिया। ये तो अपना सेंटर था ही। अब इसमें से आते हैं कौन वृत्त के अंतः क्षेत्र में है, कौन बाह्य क्षेत्र में है। तो हम लिखेंगे इंटीरियर रीजन ऑफ सर्किल, वृत्त के अंतः क्षेत्र, वृत्त के अंतः। कल छोटा लिखने की दिक्कत थी, सर आप क्वालिटी बढ़ाइए, मैं बड़ा लिखता हूं और कुछ छोटा रह जाता है, तो लीजिए उसको भी मैं बड़ा कर देता हूं। वृत्त के अंतः क्षेत्र, इंटीरियर रीजन ऑफ सर्किल, इंटीरियर रीजन ऑफ सर्किल। तो देखिए वृत्त के अंतः क्षेत्र की परिभाषा अपन क्या लिखेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र से जिस बिंदुओं की दूरी, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से
जिन बिंदुओं की दूरी, जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से कम हो, त्रिज्या से कम हैं, वे वृत्त के अंतःक्षेत्र या वृत्तीय क्षेत्र में हैं, या वृत्तीय क्षेत्र में हैं। अर्थात कहने का मतलब कि वृत्त के केंद्र से जिस बिंदुओं की दूरी त्रिज्या से कम हो, यह केंद्र है। हमें पता है कि परिधि तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी रेखा यहां त्रिज्या ही होगी केंद्र से, ठीक है। दोनों तरफ जाएंगे तब व्यास को मानेंगे। तो केंद्र से, अब देखिए ये सारी त्रिज्या से कम दूरी पर स्थित है, तो एम एन बी अंतः क्षेत्र में स्थित है। कहां है? अंतः क्षेत्र में स्थित है। अब यही पूछा जाता है कि अपना पूछ लिया जाता है एक्सटीरियर रीजन ऑफ सर्किल, वृत्त के बाह्य क्षेत्र। तो इसको आप लिख लीजिए। तो हम अब यहां बदले दे रहे हैं, वृत्त के बाह्य क्षेत्र हम लिख दे रहे हैं एक्सटीरियर रीजन ऑफ सर्किल। तो वृत्त के केंद्र से जिन बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक हो, कैसे? त्रिज्या से अधिक है, हम इसी में सुधारेंगे, त्रिज्या से, ब्लैक पेन से सुधार रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। त्रिज्या से अधिक हैं, वे वृत्त के बाह्य क्षेत्र में होते हैं। वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से अधिक हैं, वे वृत्त के बाह्य क्षेत्र में होते हैं। देखिए त्रिज्या से अधिक है, हमारा डी बाह्य क्षेत्र में है, क्यू है, सी है, एफ है। देखिए ये बिंदु बार, ये बिंदु देखिए। अब पी को नहीं बोल देना, पी यहां स्थित है, ये भी यहां स्थित है परिधि पर। ये तो डी क्यू एफ सी ये बाह्य क्षेत्र में स्थित है। एक और स्टार लगा के आप लोग पॉइंट लिखेंगे। वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां, वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या के बराबर हैं, त्रिज्या के बराबर हैं, वह वृत्त पर स्थित हैं। वह कहां स्थित है? वह वृत्त पर स्थित है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये जितनी बिंदु पी, बिंदु ए, और ले लीजिए एक और बिंदु हम करे दे रहे हैं यहां बिंदु करे दे रहे हम एक्स, क्योंकि अभी 14 तारीख के बाद आप इसी के पीछे भागोगे, मेरी एक्स, क्योंकि ये 7 दिन का त्योहार खत्म हो जाएगा आपका है। तो बिंदु ए, बिंदु पी और बिंदु एक्स कहां है? वृत्त के केंद्र पर, वो वृत्त की परिधि पर स्थित है, त्रिज्या की बराबर दूरी पर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या की दूरी के हैं, इसलिए कौन से क्षेत्र कहलाएंगे? वृत्त पर स्थित कहलाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्ड की, जीवा की। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो बिंदु त्रिज्या की दूरी से अधिक हैं वह बाह्य क्षेत्र होंगे, त्रिज्या की दूरी से कम है अंतः क्षेत्र होंगे, और त्रिज्या की दूरी के बराबर हैं तो वह वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। अब हम बात करते हैं जीवा की, और ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यहां से टीईटी में भी क्वेश्चन बन जाता है। कॉर्ड, CHORD। अब मेरी अंग्रेजी कम है तो इसे कमजोर है तो चौड़ नहीं पढ़ेंगे हम, फिर भी कॉर्ड ही पढ़ेंगे, क्योंकि चलिए लिखिए इसकी परिभाषा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। चलिए हमारा ये है सेंटर, ये क्या है? माफ कीजिए, सर्किल, और सर्किल है, सर्किल का ये है सेंटर।
सेंटर का नाम ओ दे दिया हमने। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, हमारे एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये रेखाखंड ने मिलाया, और जैसे ही मिलाया तो हमने दे दिया नाम इसका पी क्यू। तो पी क्यू क्या है? जीवा होती है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। यहीं पे आप लिख सकते हैं वह रेखाखंड या वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है, वह व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और एक चीज नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट डाल के लिख लीजिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या कहती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है भाई? यह व्यास है। यह क्या है? व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो गई? व्यास हो गई। चलिए दोस्तों, अब हमने वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पढ़ ली। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने केंद्र पढ़ा, हमने परिधि पढ़ी, हमने त्रिज्या पढ़ा, हमने अंतःक्षेत्र पढ़ा, इंटीरियर रीजन ऑफ सर्किल, एक्सटीरियर रीजन ऑफ सर्किल, हमने पॉइंट पर स्थित पढ़ा, हमने जीवा को जाना। अब इसके बाद हम जानते हैं चाप को, अभी और जानेंगे नहीं। अब चले हम कुछ क्वेश्चन, हाँ चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, देखिए मैंने देखा भी नहीं, रखी है बुक रखी है। हाँ अच्छा चाप और देख ले, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ चीजों को, इसके बाद एक क्वेश्चन जरूर कराएंगे, क्वेश्चन तो होगा। चलिए अब चाप क्या होती है? अब चाप वो नहीं जो मतलब हमारे यहाँ आप बुंदेलखंड में तो पढ़ाई होती है ईख की खेती, गन्ना वाली, गन्ना, तो वहां भी चाप खाते हैं ना अपन जब तो चाप वो नहीं, आर्क है, इसलिए आप लिख लीजिए। नहीं किसी के मुख में अगर पानी आनी आ गया हो तो कोई समस्या नहीं, आप अकेले बैठे देख रहे हैं क्लास, जल्दी से पहुंच लीजिए, मुझे साफ कीजिए, चाप को देखिए, तो हमारे मुंह में तो आ जाता है। तो आज हम अपने किसी शिष्य से कहेंगे कि भाई बस खिलाओ यार, यहाँ तो काफ़ी जितने पढ़ने आते हैं हमारे पास, चाहे 6, 7, 8 के बच्चे हो, चाहे 1, 2, 3 के हो, या 11, 12, 9, 10 के हो, सबके यहाँ लगभग बधाइयाँ हैं। और इस समय उनकी पढ़ाई हो रही, गुड़ बन रहा है। गुड़ बनने के पहले जो होती है ना, कुछ अच्छा सा गुड़ होता है, वो गुड़ बनने के पहले गन्ने के रस को गर्म किया जाता है, तो गुड़ बनने के पहले जो गुड़ होता है वो चाप कहलाता है। देखो बम्बैया मिठाई जैसे खींचती ना, ऐसे बड़ा खाने में मजा आता है यार दोस्तों। मतलब आज तो हमारा मन करेगा और आज खा के आनी है, शाम को आप लोगों को जरूर बताएंगे खाई के नहीं खाई। चलिए वृत्त का एक भाग चाप कहलाता है। वृत्त का एक भाग चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अब भाई चाप होता क्या है इसको भी देख लीजिए। ये हमने एक सर्किल ड्रा किया, देखिए यार हमसे सर्किल बनता नहीं है, ऐसे हमने यूं बना दिया। आप समझदार हैं, सब समझ गए होंगे सर्किल कैसे बनता है। और अब हम इसको करे दे रहे जो हमें समझाना है। देखिए समझ में आने लगा कि सारा डॉट डॉट का रीजन है, सारा डॉट डॉट रीजन है। क्या रीजन है? डॉट डॉट का रीजन है। लीजिए ये डॉट डॉट का रीजन है, सब डॉट डॉट हो गया। ये सिर्फ मोटा हो गया, ये सिर्फ क्या हो गया? मोटा हो गया। और मास्टर स्ट्रोक क्लास का सबको निमंत्रण दे देना, ना दिया हो तो दे देना। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये भी क्या होती है? चाप कहलाती है। ये बिंदु ओ है, केंद्र है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? चाप क्या है? ए बी है, ऐसे लगा। ये चाप है, क्या है? चाप है। गुड़ वाली चाप नहीं समझ लेना। इसके भी दो टाइप होते हैं, लघु चाप, माइनर आर्क, आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। लघु चाप, माइनर आर्क और दीर्घ चाप, जब बड़ी वाली चाप है, मेजर आर्क। देखिए साहब, अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए हमने आपको चाप समझा दिया, आपने डायग्राम, अब इस डायग्राम को हम पूरा मिला दे रहे हैं।
और हम यहां से एक कोई रेखा खींचे दे रहे हैं। क्या खींच दिया हमने, एक रेखा खींच दी और रेखा का नाम है CD। क्या खींच दी, CD खींच दी। यहां कोई बिंदु ले लिया P। तो देखिए अब हमारी जो लघु चाप होगी वह हमारी क्या होगी, देखिए ये छोटा सा चाप है, देखिए यहाँ। अब देखिए आप चीजों को गौर से करिएगा। अब इसमें लघु चाप और दीर्घ चाप कैसे निकालते हैं, यहाँ गौर देखना, गौर से बिल्कुल देखना दोस्तों, और गौर से ही आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो हम ब्लू से डार्क कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो इस वाले पोर्शन की अपेक्षा, बताइए ये छोटा है या छोटा, तो आप कहेंगे सर ये छोटा है। तो जो लघु चाप होगी वह हमारी हो जाएगी CPD। क्या होगी, CPD। और इसको भी ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है, इसको भी ऐसे दिखाएंगे। और जो दीर्घ चाप होगी वो होगी CABD। एक भी बिंदु दे सकता है, दो भी दे सकता है, कोई तो दीर्घ चाप क्या हो जाएगी CABD। इसको भी हम ऐसे कि C से D तक चल रहे हैं, C से D तक, लेकिन किस क्रम में चल रहे हैं, देखो C से D तक यहाँ भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ CPD में चल रहे हैं। तो लघु चाप CPD होगा, दीर्घ चाप CABD होगा। तो इस प्रकार से हमारे चाप खत्म हो गए। अब एक चीज और बचती है, उसके बाद एक प्रश्न, उसके बाद क्लास का समापन। और यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए हाँ सर बेसिक आज तक जो हमें कंफ्यूजन था, अभी कंफ्यूजन होगा जब हम वृत्तखंड बताएंगे, सेगमेंट बताएंगे कल, तब जाना होगा। अर्धवृत्त देखिए भाई, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त क्या है इसको जानते हैं, ये एक हमारा सर्कल है, क्राइटेरिया है, वृत्त है, ठीक है। ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। इससे एक सीधी रेखा खींचिए जो केंद्र O से होकर जाती है, ठीक है। अब ये देखिए ये केंद्र है, व्यास खींच दिया, यहां हमने नाम दे दिया P, एक बिंदु को यहां दे दिया Q। तो हम देखते हैं कि अर्धवृत्त जो होता है व्यास से घिरे क्षेत्र को अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। अर्धवृत्त और व्यास से घिरे क्षेत्र को, मतलब हम कहें कि ये वाला जो क्षेत्र होगा ये अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहलाएगा। हम अगर बात करें इस वाले रीजन को तो ये भी अर्धवृत्त है। देखिए हम इसको जब काट रहे हैं सिमेट्री सममित रेखाएं चला रहे हैं, तो देखिए सेम ऊपर वाला भाग है, सेम नीचे वाला है, तो ऊपर वाले भाग को हम BPC हमारा क्या है, अर्धवृत्त है, BQC भी हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। लेकिन एक चीज होती है सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है, अर्धवृत्तीय क्षेत्र, तो उसको भी लिख लीजिए, अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल, अर्धवृत्तीय क्षेत्र। देखिए सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन क्या है, इसको लिखिए अर्धवृत्त और व्यास, अर्धवृत्त और व्यास से घिरे क्षेत्र को, व्यास से घिरे क्षेत्र को अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अर्धवृत्त और व्यास से घिरे क्षेत्र को अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं दोस्तों। तो अर्धवृत्तीय क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है आपको उस क्वेश्चन को करना है घर से, होमवर्क में मैं उसको कल ही सॉल्व कराऊंगा। आप सभी उसके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, मैं बोलूंगा आप सभी पेन लेके उपस्थित हो जाए और इस क्वेश्चन को आपको जो जो पूछना है मैं बोल के बताऊंगा। एक बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो पहले तो हमने ये रेखा मिला दी, ये भी बुक रखी आपके सामने दिख रही होगी स्पष्ट। हाँ ये केंद्र से होकर आती है भाई, ये केंद्र हमारा O है, ये रेखा C है, ये रेखा D है, ये बिंदु H है और ये बिंदु E है। हाँ पहला क्वेश्चन वृत्त का केंद्र बताइए, सभी लोग आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन वृत्त का केंद्र। दूसरा तीन त्रिज्याओं के नाम, पहला वृत्त का केंद्र, दूसरा तीन त्रिज्याओं के नाम, तीसरा क्वेश्चन एक व्यास का नाम, क्या है आपको नाम बताना है इस चित्र में। चौथा दो जीवाओं के नाम, अरे ये क्या मचा रखा है सर, स्वाहा, हाँ स्वाहा अभी कई इसमें गलत करेंगे आप देख लेना। अंतःक्षेत्र, अंतःक्षेत्र में स्थित, ये देखिए भाई यहां हमने ले लिया P, यहां पे एक Q है और हाँ
अंतः क्षेत्र में स्थित, अंतः क्षेत्र में बिंदु, बाह्य क्षेत्र में बिंदु, बाह्य क्षेत्र में बिंदु। ये छठवां क्वेश्चन है। सातवां इसी में क्या है, एक अर्धवृत्त का नाम बताओ, एक अर्धवृत्त का नाम ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा देखते हैं। और एक चार चाप बताओ, चार चाप भाई इसमें लग रही हैं, उसमें से दो लघु हैं दो दीर्घ हैं, दो लघु चाप बताओ दो दीर्घ चाप बताओ। अब पता चलेगा ना तुम लोगों को ये क्वेश्चन, अरे जो हम करते नहीं है ना आज तक, वो कैसे होते हैं। अब इसमें जो आप दो चाप, दो लघु चाप, अर्धवृत्त, एक सेमी सर्कुलर, अंतर रीजन, बाह्य रीजन बताएंगे तब आपको पता चलेगा। और एक चीज और लिख लीजिए, ये होता है एक अगला, परिधि पर स्थित बिंदु, परिधि पर स्थित बिंदु बताना भाई, कौन कौन से परिधि पर स्थित बिंदु हैं जो त्रिज्या से समान दूरी पर हैं। इस तरह से हम इस क्लास के साथ लेते हैं विदाई। मिलते हैं दोपहर 1 बजे। मैंने कहा था ना, कई लोग कह रहे थे सर 12 बजे से, कई लोग कह रहे थे 2 बजे से क्लास रखिए संस्कृत की, इसलिए हमने कहा ना आपकी सुनेंगे ना आपकी, हम दोनों आप हमारे लिए समान हैं। और काफ़ी लोगों ने व्यक्तिगत मैसेज भी किया मुझे व्हाट्सएप पर, सर इतने टाइम रखिए इतने टाइम रखिए, तो इसलिए क्लास का टाइम आपका दोपहर में हमने 1 बजे से निर्धारित कर दिया है। 1 बजे प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, आप सभी का दिन अच्छा हो। पुनः एक बार हम कहेंगे जैसे ही वैकेंसी की पूर्णता अपडेट आती है हम आप सभी के सामने उपस्थित हो जाएंगे। क्या रहेगी प्लानिंग उसके बारे में बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।